ये जो जहाज़ आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हो, ये तेल से भरा हुआ जहाज़ 2015 से ऐसे ही लवारिस खड़ा है और अब ये किसी भी टाइम फट सकता है। और इस खबर से यूएन इतना डरा हुआ है कि यूएन का कहना है कि अगर ये फट गया ना, या फिर अगर ये जहाज़ पानी में डूब गया ना और इसके अंदर से तेल लीक हो गया, तो पानी पानी में ही $20 बिलियन का खर्च आ जाएगा। और आने वाले लगभग 4 सालों तक रेड सी के अंदर यमन का जो बॉर्डर है, सऊदी का जो बॉर्डर है, ये पूरी तरह पोल्यूटेड हो जाएगा और 4 सालों तक यमन में खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो जाएगा अगर ये जहाज़ पानी के अंदर डूब गया या फट गया या कुछ भी हो गया। अब आपके दिमाग की बत्ती जली होगी और आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि ये जहाज़ आया आखिर कहाँ से, किसी ने तो छोड़ा होगा, उसको पकड़ लेते हैं और कहते हैं भाई ले जाए इसको वापस, ठीक है ना। इन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर देंगे हम इस वीडियो में और जानेंगे डिटेल में कि कहाँ से आया ये तेल से भरा हुआ जहाज़ और ये ऐसे क्यों खड़ा है, अनाथ क्यों खड़ा है 2015 से अभी तक। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। स्वागत है आपका सेवा ब्रह्म धर्मा चैनल पे, जहाँ पे हम रोज़ एक वीडियो डाल के आपकी 1% नॉलेज बढ़ाने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रेड सी में एक तैरता हुआ शिप है जो कि 2015 से अनाथ रूप से वैसे ही तैर रहा है, मतलब कि कोई मालिक नहीं है उस शिप का। और इसके फटने से यूएन डरा हुआ है और जो आसपास के देश हैं जहाँ पे ये शिप खड़ी है वो भी डरे हुए हैं, क्योंकि इसके फटने के बाद इसके अंदर से तेल लीक होगा, जिसकी वजह से समुद्र में तेल ही तेल हो जाएगा। और जिसकी वजह से जहाँ पे तेल लीक होगा जिस समुद्र में, उस समुद्र में जितने भी जीव जंतु होंगे, मछलियाँ होंगी, सब मर जाएंगी। और धीरे धीरे ये तेल फैलने लगेगा, आसपास के समुद्रों में भी दूर दूर जाने लगेगा, जिसे कि बाद में साफ़ करवाने के लिए $20 बिलियन का खर्चा आ जाएगा। और 1-2 साल की बात नहीं है, इसको साफ़ करने में भी 4 साल लगेंगे। इसीलिए ये बहुत चिंता का विषय बना हुआ है। तो अब आप थोड़ा सा देसी दिमाग लगाओगे और बोलोगे भाई शिप ही तो है, इसमें एंकल डाले और इसे खींच कर ले आए। देखो यार, दिमाग तो तुम सही लगा लेते हो, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि ये यमन वालों ने खुद समुद्र में डाला था, जी हाँ दोस्तों, जानबूझकर डाला गया था ये यमन में। अब आप बोलोगे यार जहाज़ तो पानी में रहता है ना, तो डाला था क्या कर रहे हो? दोस्तों, इसे चलने के लिए, पानी में चलने के लिए नहीं डाला था, इसे एज अ स्टोरेज, मतलब कि यहाँ पे तेल स्टोर करने के लिए इस जहाज़ को पानी में डाला था। इस जहाज़ में तेल से भरा हुआ है ये पूरा जहाज़, जितना भी आप देख रहे हो ना, ये पूरा जहाज़ तेल से भरा हुआ है। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ट्रैवलर होते हैं जो यहाँ से एक दूसरी कंट्री में सफ़र करते हैं या कहीं दूर जो कि सफ़र करते हैं दूर दूर तक, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि अपनी गाड़ी में सब इंतजाम कर लेते हैं, मतलब बड़ी गाड़ी ले लेते हैं जिसमें ही सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हगते हैं, उसी में करते हैं सब कुछ, ठीक है। होटल लेने की उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो एज अ स्टोरेज काम करता है उनके लिए। तो वैसे ही यमन ने इसको एज अ स्टोरेज, मतलब तेल को स्टोर करने के लिए 2015 से पहले इस शिप में तेल डालकर इसको अपने तट के पास खड़ा कर दिया। और अब मैं आपको अगर बताऊं इसमें तेल कितना पड़ा है, तो भाई 1 मिलियन बैरल तेल पड़ा है इस जहाज में। और खास बात तो ये कि तब से, जब से छोड़ा ना यमन वालों ने, तब से ये वैसे का वैसे ही खड़ा है, ठीक है। और 2015 से इसका कोई मालिक नहीं आया जो बेचारा इस जहाज़ को अपने साथ ले जाए। और 2015 के बाद इसकी रिपेयरिंग या फिर देखभाल कुछ भी नहीं हुई है, इसकी चेकिंग वगैरह कुछ भी नहीं हुई है। और चिंता का विषय ये बन गया है कि अब ये किसी भी टाइम फट सकता है। अब ये जहाज़ है बहुत पुराना, 2015 से तो ये ऐसे मतलब खड़ा है, स्टैंड बाय मोड पे खड़ा है, लेकिन ये बना उससे भी बहुत पहले का है। दोस्तों, ये जहाज़ बना था 1976 में और ये बनाया गया था एक जापानी कंपनी के द्वारा। और तब ये जहाज़ काम में तो लिया जा रहा था, मतलब चलने फिरने के लिए, लेकिन 2015 के बाद इसको स्टैंड बाय मोड पे एज अ स्टोरेज खड़ा कर दिया गया। और कुछ ऐसे आर्टिकल भी पब्लिश हो रहे हैं जो कि वायरल हो रहे हैं तेज़ी से। यमन्स अबंडन 1976 मॉडल सुपर टैंकर कैरिंग गैलन्स ऑफ ऑयल लाइकली टू सिंक और एक्सप्लोड एट एनी टाइम, यूएन ऐसा कह रहा है। अब फिर आपने अपना थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा और आप सोच रहे होगी कि सर ऐसा नहीं कर सकते कि उस टैंकर में से तेल निकाल दिया जाए, मतलब कोई जहाज़ जाए दूसरा, उस जहाज़ में से जो वहाँ पे खड़ा है उससे तेल निकाल के दूसरे जहाज़ में भर लिया जाए और मतलब ले आए, उसको खाली छोड़ दिया जाए जहाज़ को, फिर चाहे वो फटता रहे चाहे डूबता रहे, कोई नुकसान तो होगा नहीं पर्यावरण को। लेकिन कोई जाने के लिए तो तैयार होना चाहिए। दिक्कत तो ये है यहाँ पे कि कोई जाने के लिए तैयार ही नहीं है उस जहाज़ के सामने, क्योंकि ऑयल निकालने में, एक शिप से दूसरी शिप से में डालने में भी तो पैसे लगेंगे। और दूसरी बात, वो यमन की प्रॉपर्टी है। तो अब आप बोलोगे कि यमन वाले क्यों नहीं निकाल लेते? यमन ने ही तो खड़ा किया था ये जहाज़। यमन वाले इसलिए नहीं निकाल लेते क्योंकि यमन में सिविल वॉर चल रहा है और यही एक बड़ा रीज़न है इस शिप के अनाथ होने का। अब आप पूछोगे कि पहले हमें लोकेशन दिखाओ इसकी, लाल सी कहाँ पे है और ये शिप कहाँ पे खड़ी है। फिर बात करेंगे डिटेल में कि यमन में किस चीज़ की सिविल वॉर चल रही है, किसके बीच में सिविल वॉर चल रही है। दोस्तों, भारत के वेस्ट साइड में आप देखोगे तो अरब सागर है। अरब सागर से होते हुए अगर हम और थोड़ी आगे चलें, हमें दिखता है गल्फ ऑफ आदेन। गल्फ ऑफ आदेन से फिर थोड़ा सा आगे चलें तो हमें दिखाई देती है एक स्ट्रेट जो कि है बाबे मंडल स्ट्रेट। फिर बाबे मंडल स्ट्रेट से थोड़ा सा आगे चलें, जो यहाँ पे हमें समुद्र दिखाई देता है, इसका नाम है लाल सागर, जहाँ पे ये शिप खड़ा है।
अब इसके आगे आप जाएंगे तो वो आ जाएगा स्वेज कैनाल, जिसका कि नाम आपने बहुत चर्चा में भी था, अभी कुछ महीने पहले की बात है। तो इसके आगे हमें जाने की वैसे ज़रूरत नहीं है, हमें रेड सी में ही हमारा काम हो जाएगा। अब जो गल्फ ऑफ आदेन है उसके साथ जिसका बॉर्डर टच हो रहा है ना, वो है यमन। अब सारा संकट चल रहा है इस यमन में, और यमन के ऊपर आप देख रहे होंगे सऊदी अरेबिया दिख रहा होगा आपको। थोड़ा जूम करते हैं मैप में तो ये आपको अब क्लियरली दिख रहा होगा लोकेशन, टैंकर की लोकेशन भी दिख रही होगी और यमन की लोकेशन भी दिख रही होगी, और यमन की जो कैपिटल है साना वो भी आपको दिख रही होगी लोकेशन में। अब यमन में एक उसकी कैपिटल के पास एक पोर्ट है होडाइडो पोर्ट नाम का, और उस पोर्ट के पास ही ये टैंकर खड़ा है। अब ये 2015 से एग्जैक्ट इसी लोकेशन पे खड़ा हुआ है टैंकर ये। अब इसी के सामने जो जगह है ना वो है स्ट्रेट ऑफ बाब ए मंडल, और यहीं से होकर अदन से होकर फिर बाब ए मंडल से होकर फिर रेड सी से होकर आप आगे जाते हैं, मतलब यूरोप की तरफ जाना हो अगर आपको ट्रेड करना हो, आगे स्वेज कैनाल भी है, फिर वहाँ से ये रूट फॉलो होता है। और अगर ये टैंकर लीक मार गया तो ये यमन का जो सीमा है, सीमा क्षेत्र है, ये तो बर्बाद होगा ही होगा, और यहाँ से आने जाने वाले लोगों में जो भी शिप्स यहाँ से गुजरेंगी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रूट है ये, तो वहाँ पे तेल ही तेल हो जाएगा समुद्र में, उनके लिए बहुत मुश्किल होगी आने के लिए यहाँ पे। अब इस जहाज़ के नाम की बात करें तो वो है FSO सेफर। अब अगर बाई चांस ये टैंकर फट जाता है तो ऑयल कहाँ कहाँ तक फैलेगा ये भी देख लो मैप में। जैसे कि आपको पता है होडाइडो पोर्ट के सामने खड़ा है ये, और UN ने साफ साफ चेतावनी दी है कि अगर तेल फैला तो भारी नुकसान हो जाएगा भैया, और इस टैंकर के फटते ही तेल जो है अगले 10 दिनों में गल्फ ऑफ आदेन तक पहुँच जाएगा, ऐसा UN का मानना है। अब ये सब फ्यूचर की बातें हैं, अभी ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है UN के द्वारा कि ऐसा हो सकता है, नीचे की तरफ तेल फैल के आ सकता है सारा, और ये पूरा जो रूट है ट्रेड के लिए ये सारा बर्बाद हो सकता है अगर इसे टाइम से नहीं समेटा गया। अब ये सब विवाद हुआ कैसे, ये सब शुरू कैसे हुआ, तो आइए यमन के नक्शे पे चलते हैं। और ये जो पर्पल कलर का क्षेत्र आप देख रहे हो ना, ये क्षेत्र हूदियों के कंट्रोल में है, और ये वो समूह है जो कि शिया मुस्लिमों से प्रेरित है, और ये जो होडाइडो पोर्ट आता है ये भी इन्हीं की एरिया में आता है, इसलिए जो इस पोर्ट पे कंट्रोल है वो शिया का कंट्रोल है, हूदियों का कंट्रोल है। अब इनकी जो लड़ाई चल रही है वो चल रही है हादियों के साथ, हादी कम्युनिटी के साथ। अब इन दोनों की लड़ाई के चलते हुए इस शिप को किसी ने ध्यान ही नहीं दिया और इसको ऐसे लवारिस छोड़ रखा है। अब आप सोचोगे कि UN को कैसे पता चला कि ये फटने वाला है, तो सपोर्ट वेसल्स पहुंचे इस शिप के सामने और इसका पूरा जांच पड़ताल किया गया, पूरी इंस्पेक्शन की गई, क्योंकि ये शिप बहुत पुराना है, 1976 का शिप है ये, और 2015 के बाद तो वैसे ही खड़ा रहा। और पानी में आपको पता है चीज़ें जंग खा जाती हैं और भी बहुत सारी मुश्किलें आ जाती हैं अगर शिप की मेंटेनेंस ना की जाए टाइम टू टाइम। तो इस इंस्पेक्शन करने के बाद उन्हें पता चला कि जो इसका इंजन है उसके अंदर पानी भरना शुरू हो चुका है, और जब इंजन में पानी भरना शुरू हो चुका है तो वो किसी भी समय ब्लास्ट हो सकता है इंजन। अब आप पूछोगे कि दुनिया को इससे क्या नुकसान, हम तो बहुत दूर बैठे हैं, यमन कहाँ पे है, दुनिया को क्या नुकसान होगा, तो आसपास के देशों को नुकसान होगा ना, यमन को होगा वगैरह वगैरह। दोस्तों अगर ये फटा ना तो तेल जो फैलेगा ना उससे जो समुद्र के नीचे वाले जीव जंतु हैं, वो मछलियाँ वगैरह, वो सब उनकी एक्वेटिक लाइफ पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जब तेल पानी के ऊपर फैलेगा तो तेल अंदर मिक्स नहीं होगा, वो उसकी सतह पर ही तैरता रहेगा, तेल पानी के ऊपर तैरता रहेगा, जिसकी वजह से सोलर रेडिएशन है वो अंदर पानी के अंदर नहीं जा पाएंगी, और जो मराइन इकोलॉजी है वो ख़राब हो जाएगी। और इसके बाद पोल्यूशन इतना बढ़ेगा कि इसको समेटने के लिए $20 बिलियन खर्च करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे कर क्या सकते हैं कि दूसरा टैंकर ले जाकर, खाली टैंकर ले जाकर इसका तेल वहाँ पे निकाल के दूसरे टैंकर में भर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आएगा बहुत बड़ा खर्चा। अब वो पैसा दे कौन, इसलिए UN ने कहा कि भाई सारे देश मिल के पैसा दो, जो कि UNDP के द्वारा कहा गया, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू कहा गया कि यदि दुनिया चाहती है कि ये मामला सॉर्ट हो, क्योंकि वो रूट तो सारे इस्तेमाल करेंगे, सारे देश इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो अगर UN ने कहा कि अगर सारे देश चाहते हैं कि ये मामला सॉर्ट हो, इसे ठीक किया जाए, तो भाई $125 मिलियन लगेगा इसको तेल एक शिप से दूसरी शिप में डालने में। तो दुनिया भी मान गई, बाकी देश भी मान गए, कहते हैं हाँ भाई आप हटाओ इसे जल्दी जल्दी, नहीं तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो फिर UNDP ने कहा चलो ठीक है, फिर तुम मान ही गए तो फिर दो $125 मिलियन, मिलियन की बात कर रहा हूँ, बिलियन नहीं, तो फिर देना शुरू करो, क्योंकि दोगे तभी मैं शिप खरीदूंगा, एक नई शिप खरीदूंगा, कंटेनर शिप, फिर उसमें तेल डाला जाएगा। तो फिर सारे देश पैसा देना शुरू कर रहे हैं अभी, और अभी तक UN के पास $75 मिलियन पहुँच चुका है, और वो जहाज़ भी तैयार हो रहा है जिसमें इसका तेल भरा जाएगा, क्योंकि वो अलग जहाज़ होगा। UN उस जहाज़ को तैयार करवा रहा है जो कि इस जहाज़ से सारा तेल लेके जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो चिंता का विषय तो ये भी बना हुआ है कि उस जहाज़ को आने में ही मई महीने तक का टाइम लग जाएगा। अब UN को एक और टेंशन पड़ी हुई है कि अगर उस जहाज़ के आने से पहले अगर ये जहाज़ फट गया जिसमें तेल भरा हुआ है तो और चिंता का विषय बन जाएगा, क्योंकि लोगों ने पैसे, मतलब देशों ने पैसे भी दे दिए, जहाज़ भी हमने बना दिया नया वाला, और उसके मतलब उसके आने से पहले ही अगर ये फट गया तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और ये सारा विवाद चला हुआ है, इसीलिए ये न्यूज़ बड़ी सुर्खियों में है और बड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है हमारे लिए। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। अगर आपको कुछ सीखने को मिला, कुछ जानने को मिला, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम रोज़ ऐसी वीडियो डाल के आपकी 1% नॉलेज बढ़ाने की कोशिश करते हैं। फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।